और ध्यान तो ऐसा है कि जानते हो, अगर ध्यान को पकड़ने का भाव भी हो, ऐसा भाव भी कि ध्यान को पकड़ा जाए तो ध्यान छूट जाता है, ध्यान फिर बाहर निकल जाता है। ध्यान को पकड़ने की अभिलाषा, जो ध्यान को पकड़ने की आकांक्षा है, वह ही ध्यान से विमुख कर देती है, उसी से ध्यान टूट जाता है। ध्यान बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक। ध्यान में कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो ध्यान वह तीसरी अवस्था है कि जिसमें दोनों अवस्थाएं सम्मिलित हैं। तो क्रिया भी और अक्रिया भी, श्रम भी और विश्राम भी। ठीक ठीक समझ सकते हो तो ऐसा समझो कि जागना भी और सोना भी, दोनों साथ साथ। यह तीसरी अभिव्यक्ति है जीवन की, और इस जीवन की तीसरी अभिव्यक्ति में दोनों हैं। तो इसे तो अनुभव से ही समझा जा सकता है, प्रवचनों से बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। हाँ, प्रवचनों का इतना ही लाभ हो सकता है कि कुछ समझ विकसित हो जाए, बस इतना ही। तो ध्यान तो ऐसा है कि किसी भी क्रिया के साथ सम्मिलित हो सकता है, किसी भी क्रिया के साथ, कोई भी क्रिया हो। जैसे कि थोड़ी देर के लिए समझें, ऐसे समझें, थोड़ा इसे ऐसे समझते हैं कि तुम चलते हो, जैसे कि हम चलते हैं साधारण रूप से, तो हम तो चलते हैं ऐसे ही, मगर ध्यानी ऐसे नहीं चलता। ध्यान की चाल में उसका शरीर भी सम्मिलित है, क्योंकि ध्यान की चाल में उसका शरीर है सम्मिलित है, तो उसकी चाल में मस्ती होती है। उसकी चाल हाथी जैसी होती है, मस्त चाल, मस्ती में चलता है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि जो उसका खुद का चलना है, तो उसके खुद के चलने में उसका ध्यान सम्मिलित है। उसके बोलने में, उसके बैठने में, उसकी हर क्रियाविधि में। तो होता क्या है कि ध्यानी जिसका जितना उपयोग करना होता है, बस उतना ही करता है, उतना ही, ज़्यादा नहीं। तो उपयोग किया और रख दिया एक तरफ। यह ऐसे ही है कि जैसे मोबाइल से बात की और मोबाइल रख दिया टेबल पर, मोबाइल का काम समाप्त हुआ। तो ध्यानी भी ऐसे ही। तो ध्यानी शरीर का, मन का उपयोग उतना ही करता है कि जितना आवश्यक है, बस उपयोग किया और
रख दिया एक तरफ। तो याद रखना कि काम में तो ठीक है, काम में तो मनो शरीर का उपयोग होता ही है, मन का भी और शरीर का भी, वहाँ तक तो ठीक है। पर जहाँ काम ना हो, जब काम ना हो, जब ज़रूरत ना हो, तो भी उस समय भी मन अपने शरीर का उपयोग करता है, व्यर्थ ही उपयोग करता है, बिना मतलब उपयोग करता है। ये सारी मन की व्यर्थताएं हैं जहाँ पर वह अपने शरीर का उपयोग करता है और सतत करता है, नॉन स्टॉप करता है। तो मन शरीर की बहुत बहुत दुर्गति कर देता है। तो मन रुकता नहीं, क्योंकि मन स्वामी है। यहाँ पर मन स्वामी है, मगर वहाँ पर ध्यान की कुछ बात अलग है। उसका अंदाज बिल्कुल ही अलग है, उसका अंदाज बिल्कुल ही जुदा है। तो ध्यानी तो मन को ऐसे मन का किसी यंत्र की तरह उपयोग करता है, जैसे कि मन कोई यंत्र हो, जैसे मन कोई मोबाइल हो। मन का उपयोग किया, बात हुई मन से, और फिर मन उठाकर रख दिया एक तरफ। तो ऐसा मत समझ लेना कि ध्यानी के पास में मन नहीं है, उसके पास भी है, मगर एक तरफ। वह मन को ज़्यादा पावर नहीं देता, वह मन को ज़्यादा पावर की सप्लाई नहीं देता। मन की सप्लाई ऑफ है, स्विच ऑफ है, सप्लाई कट है। और ये सप्लाई बड़ी ऑटोमेटिक है। इसे ऐसे समझो कि मन को दी जाने वाली सप्लाई तो कट है, वह कट ही रहती है, मगर ऑटोमेटिक भी है। ऑटोमेटिक इसलिए कि कोई काम पड़ा तो सप्लाई आ गई, उतनी ही कि जितनी आवश्यकता है, वह उतनी ही बहेगी कि जितनी मन को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, बस उतनी ही। जैसे कि कोई आदमी हो और वह ध्यानी हो, तो ऐसा नहीं कि उसका वार्तालाप होगा नहीं। जैसे ही तुम उसे आवाज़ दोगे तो बस सप्लाई आनी शुरू हो गई, जो ऑफ थी। तो चेतना ने मन को छुआ कि किसी ने आवाज़ दी, फिर बातचीत भी हुई, वार्तालाप भी हुआ। तो मन उतना ही तरंगित होता है कि जितना होना चाहिए, जितनी बातचीत के लिए ज़रूरत है। बात खत्म हुई तो मन भी खत्म हुआ, मन भी समाप्त हुआ। तो फिर चेतना बहनी भी बंद हो गई। तो ऐसा समझो कि मन एक यंत्र है, मालिक नहीं, स्वामी नहीं। तो ध्यान की अवस्था में होता क्या है कि जब
ध्यान की अवस्था में व्यक्ति होता है तो उसका मन शून्य रहता है, कोई तरंग नहीं। मन उसी समय बड़ा तरंगित हो सकता है कि जब उसकी कोई जरूरत हो, और जितनी जरूरत बस उतना ही तरंगित होता है, उससे अधिक नहीं। फिर चेतना का प्रवाह मन में नहीं होता, और जब चेतना का प्रवाह मन में नहीं होता तो मन सुप्त हो जाता है। सुप्त तो मन सुप्त है, मगर है तो सही, पर ऐसा है कि होते हुए भी नहीं है। तो ध्यान के संबंध में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि पहली घटना तो ऐसी होती है कि वे विचारों से मुक्त होते हैं, बिल्कुल मुक्त। ध्यानी विचारों से मुक्त होता है, तो ध्यानी को भूलकर भी विचारवान मत बोल देना कि वे विचारशील हैं, विचारवान हैं। नहीं, उनका विचारों से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। कैसे हो सकता है? वे तो विचारों से बड़े दूर दूर हैं। विचार उठते ही नहीं। विचार उसी समय उठते हैं कि जब उनकी आवश्यकता होती है। मगर मैं ऐसा नहीं कहता कि विचारवान व्यक्ति आवश्यक नहीं है। विचारवान व्यक्ति समाज के लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा बड़ा उपयोगी। सिस्टम के लिए तो बड़ा बड़ा यूजफुल है, फ्रूटफुल है। विचार विचारक के लिए ठीक है। क्योंकि विचारक के पास विचार ही विचार हैं, नवीनतम हो या पुरातन हो, कैसे भी हो, विचार हैं समय की आवश्यकता के हिसाब से। जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से। तो सारी की सारी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, सारा का सारा विचारों पर खड़ा है। तुम विचार को हटा दो तो फिलॉसफी भर भरा कर, लड़खड़ा कर सारी की सारी बिखर जाएगी। तो विचार दार्शनिक के लिए तो ठीक है, फिलोसोफर के लिए विचार है तो ठीक है। इसीलिए तो जितने भी विचारवान व्यक्ति हुए हैं सारे यूरोप में जितने दार्शनिक हुए हैं उतने पूरब में नहीं हुए। और ख़ास तौर से भारत की बात की जाए तो भारत में दार्शनिक इतने नहीं मिलेंगे, हैं ही नहीं। क्योंकि भारत को विचारों में कोई मूल्य दिखाई नहीं देता। भारत विचारों से आगे की बात करता है। भारत विचारातीत है। मगर यूरोप में विचार का बड़ा महत्व है। यूरोप पूरा का पूरा विचारक है। तो वहां पर दर्शन शास्त्र है, इतिहास है। तो फिर सब चीजें आ जाती हैं, दिन भी आते हैं,
तारीखें भी आती हैं, साल भी आते हैं, मगर उनका उल्लेख भारत में नहीं होता, क्योंकि भारत की दृष्टि कुछ अपनी अलग है। तो भूल कर भी ऐसा मत समझ लेना कि ध्यानी विचारक है। ध्यानी विचारक तो बिल्कुल है ही नहीं, और ध्यान में यदि विचार है तो फिर वह ध्यान नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए कि यदि ध्यान में इतना भी विचार है, ऐसा भी विचार है कि मैं ध्यान सीखूंगा, बस यही विचार और कोई विचार नहीं, तो यही विचार बहुत बहुत है ध्यान को दूषित करने के लिए, ध्यान को गदला करने के लिए, उसे प्रदूषित करने के लिए। इतना सा विचार ही काफी है। इतने से विचार से ही फिर ध्यान सारा गदला हो जाता है। इसीलिए तो ध्यान इतना हल्का फुल्का विषय है कि बातों बातों में ही ध्यान लग जाता है। ध्यान कोई सीखने सिखाने का विषय नहीं, वह इसलिए क्योंकि ध्यान अति सरल है। तो अति सरल है तो इसीलिए इतना दुष्कर है, बड़ा दुष्कर है।